हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें जैसे इलेक्ट्रिक बटन, सॉकेट, सीलिंग फैन, एसी और रेफ्रिजरेटर सभी चाइनीज मेड हैं। चीन दुनिया के हर सेक्टर में सबसे आगे है। यही कारण है कि दुनिया भर के देश कई प्रोडक्ट्स के लिए चीन पर डिपेंडेंट हैं और हर साल अरबों डॉलर की इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि 2024 में अमेरिका ने चीन से 462.62 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया, रूस ने 244.8 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया, यूनाइटेड किंगडम ने 57 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया और भारत ने 87.1 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। पाकिस्तान भी चीन से बड़ी मात्रा में सामान इंपोर्ट करता है, जैसे कि पाकिस्तान ने 2023-2024 में 13.51 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। चीन दुनिया भर में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मशीनरी, प्लास्टिक्स, आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स एंड व्हीकल्स का एक्सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन किसी से पीछे नहीं है। चीन टेक इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो एआई, 5G और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तैयार करने में एक बड़ा खिलाड़ी है, जिसमें बड़ी टेक कंपनियां जैसे कि अलीबाबा, टेंसेंट और हुआवे मार्केट शेयर चला रही है। खास तौर पर ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और टेली कम्युनिकेशन के जरिए ग्लोबल लेवल पर अपने कैपेबिलिटी को बढ़ा रही है। चीनी मोबाइल कंपनियां हुआवेई, शाओमी, ओप्पो और वीवो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाते हुए टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। खास तौर पर कैमरा की क्वालिटी, तेज रफ्तार चार्जिंग, सस्ती कीमतें इनको इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फील्ड्स में इंटरनेशनल मार्केट में बेटर प्लेयर बनाती हैं। वो नए फीचर्स और डिज़ाइन के ट्रेंड्स की डेवलपमेंट में भी अपना हिस्सा डालते हैं। अक्सर मोबाइल डिवाइसेस में जो कुछ मुमकिन है उसकी लिमिटेशंस को आगे बढ़ाते हैं। 2024 में भारत में सबसे ज़्यादा बाई किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन्स में से टॉप पर 4 कंपनियां चीन की हैं। पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा बाई किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन्स में से टॉप पर 4 कंपनियां चीन की हैं। चीन की हर फील्ड में बेहतरीन परफॉर्मेंस उसे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनाती है। आज ही चीन में पॉवर्टी रेट ना होने के बराबर है, मगर क्या चीन शुरू से ही इतना अमीर था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन एक ऐसा मुल्क है जो कभी दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता था। अवेलेबल डेटा के मुताबिक 1981 में चीन में पॉवर्टी रेट अप्रॉक्सीमेटली 63% था। ज्यादातर लोग गांव में ही रहते थे, हर तरफ भूखमरी थी। तो फिर आज कैसे चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बना, जानिए इस वीडियो में। ये कहानी सिर्फ इकोनॉमी की नहीं बल्कि हार्ड वर्किंग, डिटर्मिनेशन एंड फोरसाइट की भी है। चीन एशिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। उसकी बाउंड्रीज मल्टीपल कंट्रीज से मिलती हैं और पैसिफिक ओशन पर उसका एक बड़ा कोस्टल एरिया है। 1.425 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ ये दुनिया के मोस्ट पॉपुलेटेड ममालिक में से एक है। 19th सेंचुरी में चीन एक पावरफुल किंगडम था, मगर तभी चीन का बुरा वक्त शुरू होता है, जिसे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा जाता है। 1839 से लेकर 1949 तक ब्रिटिश ने चीन पर बहुत जुल्म किया। 18th और 19th सेंचुरी की बिगिनिंग्स में बर्तानिया को चीनी एशिया जैसे रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की बहुत ज्यादा मांग थी, मगर चीन को बरतानवी अशिया की बहुत कम मांग थी और वो चांदी में पेमेंट को प्रायोरिटी देते थे। इससे कमर्शियल इम्बैलेंस पैदा हुआ, जिससे बरतानिया के चांदी के रिजर्व्स कम होने लगे। इस इम्बैलेंसमेंट को दूर करने के लिए बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में ओपियम की खेती स्टार्ट की और उसे चीन में स्मगल करना शुरू किया। ओपियम एक इंतहाई नशा आवर मादा था और चीन में उसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। चीन के लोग इससे बुरी तरह एडिक्टेड हो जाते हैं, जिसके बाद चीन और ब्रिटिश के दरमियान बहुत सी ट्रीटी साइन हुई। चीन को अपनी बहुत सारी जमीन ब्रिटिश के हवाले करनी पड़ी। उसके बाद 1894 में चीन और जापान के दरमियान वॉर होती है। दूसरी जंग अजीम से पहले ही जापान ने एशिया में अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी थी। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। 1937 जापान ने चीन पर मुकम्मल हमला कर दिया। ये दूसरी चीन जापानी जंग का आगाज था। इस जंग में जापान ने चीन के बहुत से बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि नंजिंग, जहां जापानी फौजियों ने बहुत जुल्म किया। चीन ने जापान के खिलाफ सख्त रेजिस्टेंस की, लेकिन वो जापानी फौज की ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। दूसरी जंग अजीम के दौरान चीन अलाइज अमेरिका, बरतानिया, सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। इस जंग में 30 मिलियन चीनी लोग मारे गए, मगर इस जंग में चीन की जीत हो गई जब जापान ने सरेंडर कर दिया। 1945 में चीन और जापान के दरमियान जंग खत्म हुई। उसके बाद चीन में शुरू होती है सिविल वॉर। ये वॉर नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान लड़ी जा रही थी। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया और माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क़याम का ऐलान किया।
और नेशनलिस्ट पार्टी ताइवान फरार हो गई और वहां रिपब्लिक ऑफ चाइना की हुकूमत कायम की। यहीं से चीन की कामयाबी का सफर शुरू होता है और माओ जेडोंग का राज शुरू होता है। 1958 में माओ जेडोंग ने शुरू की ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो कि चीन की तारीख का एक इंतहाई अहम और तबाहकुन दौर था। इसका मकसद चीन को तेजी से एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी से इंडस्ट्रियल ताकत में तब्दील करना था। लेकिन इसकी प्लानिंग में खामियों और गलतियों की वजह से इसके नताइज बहुत संगीन निकले। जमीन को जमींदारों के हाथों से छीनकर किसानों में बांट दिया गया और किसानों के कम्यून्स बना दिए गए ताकि काफी सारे किसान मिलकर एक ही जमीन पर काम करें। इससे लोगों की काम करने की तरगीब खत्म हो गई क्योंकि उनको अपनी मेहनत का प्रॉफिट नहीं मिलता था। हुकूमत ने गलत एग्रीकल्चरल पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, जैसे कि 4 ईवल्स कैंपेन, जिसमें चिड़ियों को मारने पर जोर दिया गया। चिड़ियों को मारने से कीड़ों की तादाद बढ़ गई, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा फसलों की पैदावार के बारे में गलत स्टेटिस्टिक्स पेश किए गए, जिससे खुराक की तकसीम में मसाइल पैदा हुए। गलत एग्रीकल्चरल पॉलिसीज और खुराक की कमी की वजह से चीन में एक बड़ा कहत पड़ा। लाखों लोग भूख से मर गए। हुकूमत ने इस फेमिंग को छुपाने की कोशिश की, जिससे सूरती हाल मजीद खराब हुई और इसके अलावा स्टील की प्रोडक्शन पर जोर दिया गया। हुकूमत ने स्टील की प्रोडक्शन को बढ़ाने पर बहुत जोर दिया। लोगों को अपने घरों के बैकयार्ड में छोटे भट्टे बनाने पर मजबूर किया गया, जहां वो लो क्वालिटी का स्टील बनाते थे। इससे एग्रीकल्चर और दूसरी जरूरी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा। आखिर में नतीजा ये निकला कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक बहुत बड़ी नाकामी थी। इससे चीन की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा और लाखों लोगों की जानें गईं। इसके बाद माओ जेडोंग को क्रिटिसाइज किया जाने लगा, मगर माओ जेडोंग अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने बड़े फेलियर के बाद भी माओ जेडोंग बाज नहीं आया और एक और कैंपेन स्टार्ट की जाती है, कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसका मकसद माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी की मुखालफत करने वालों को काबू करना था। माओ जेडोंग को ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद हर तरफ से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से ही माओ जेडोंग को क्रिटिसाइज किया जाने लगा था। माओ जेडोंग को यह डर था कि चाइनीज रेवोल्यूशन अपनी आइडियोलॉजी से भटक रहा है और ओपोनेंट्स दोबारा सर उठा रहे हैं। इसलिए इसने अपने ओपोनेंट्स का सफाया करने के लिए ये कैंपेन शुरू की थी और एक रेड गार्ड नाम से यंग स्टूडेंट्स की एक आर्मी बनाई, जिसका काम सिर्फ माओ जेडोंग के ओपोनेंट्स को खत्म करना था। कल्चरल रेवोल्यूशन 10 साल तक चली, जिसकी वजह से 2 मिलियन लोग मारे गए। माओ जेडोंग को बहुत बुरी तरह से फेलियर हुआ, मगर माओ जेडोंग की वजह से ही चीन में एजुकेशन का निजाम बेहतर हो गया, क्योंकि एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। माओ जेडोंग ने रूरल एरियाज में एजुकेशन को प्रमोट करने पर स्पेशल अटेंशन दी। उनका मानना था कि एजुकेशन को सिर्फ शहर में रहने वाले लोगों तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। उन्होंने रूरल टीचर्स की ट्रेनिंग का आगाज किया, जिन्हें दूर दूर इलाकों में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भेजा जाता था। इससे रूरल पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से तक एजुकेशन पहुंची। माओ जेडोंग ने थियोरेटिकल नॉलेज के बजाय प्रैक्टिकल एजुकेशन और मेहनत पर जोर दिया। उनका मानना था कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करना चाहिए। स्टूडेंट्स को फैक्ट्रियों और खेतों में काम करने के लिए भेजा जाता था, जिससे उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता था। इससे स्टूडेंट्स को मेहनत की अहमियत का एहसास हुआ और वो समाज में ज्यादा बेहतर रोल अदा करने के लिए तैयार हुए। माओ जेडोंग के दौर में लिटरेसी रेट में इजाफा हुआ। उन्होंने लिटरेसी की कैंपेन्स का आगाज किया, जिससे लाखों लोग लिखना पढ़ना सीख गए। लिटरेसी में इजाफे से लोगों को मालूमात तक पहुंच हासिल हुई और वो माशरे में ज्यादा एक्टिव रोल अदा करने के काबिल हुए। 1976 में माओ जेडोंग की डेथ होती है और एक ऐसे लीडर आते हैं जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना कहा जाता है, डेंग सियाओपिंग। उनके दौर में ही चीन में जबरदस्त बेहतरी देखने को मिली, क्योंकि वो माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ थे। उनकी आइडियोलॉजी बहुत मुख्तलिफ थी माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी से। डेंग को पता था कि चीन की इकोनॉमी बर्बाद इस वजह से हुई है कि इकोनॉमी पर मुकम्मल सरकार का कंट्रोल था। इन्होंने खुलेपन की पॉलिसी का ऐलान किया, जिसे आज के दौर में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहा जाता है। इस पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने इकोनॉमी को लिबरलाइज करने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने का फैसला किया। उन्होंने एग्रीकल्चर में बेहतरी लाने के लिए हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले जमीन की ओनरशिप सरकार के पास होती थी। अब भी जमीन सरकार ही ओन करेगी, मगर किसानों को जमीन लीज पर दी जाएगी और उन्हें अपनी प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा मार्केट में बेचने की भी इजाजत दी जाएगी। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। उन्होंने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में रिफॉर्म्स की, जिससे उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई। उन्होंने प्राइवेट बिजनेस को प्रमोट किया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। उन्होंने शेंजन, जोहाई,
शांतु और जियामिन में इकोनॉमिक जोन्स कायम किए जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स की माफी और दीगर बेनिफिट्स दिए गए। उन जोन्स ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने चीन को ग्लोबल ट्रेड के लिए खोल दिया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। इससे चीन की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। डेंग शाओपिंग ने यह आइडियोलॉजी पेश की, सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कि चीन को अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस के मुताबिक सोशलिज्म बिल्ड करना चाहिए। उन्होंने मार्केट इकोनॉमी को सोशलिज्म के साथ जोड़ने का आइडिया दिया। डेंग शाओपिंग की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चीन की हिस्ट्री का एक अहम मोड़ था। उन्होंने चीन को एक लोकल इकोनॉमी से ग्लोबल इकोनॉमी में तब्दील किया। उनकी एफर्ट्स ने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट किया। उनकी पॉलिसीज ने चीन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह पर गामजन किया, जिससे मुल्क ने बेमिसाल तरक्की की। डेंग शाओपिंग मॉडर्न चाइना के आर्किटेक्ट नहीं थे, बल्कि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में भी तब्दीलियां की। उन्होंने तालीम को मॉडर्न चाइना की तामीर के लिए एक फंडामेंटल पिलर के तौर पर देखा और इस बात को यकीनी बनाया कि ये फील्ड मुल्क की तरक्की के साथ कदम मिलाकर चल सके। डेंग शाओपिंग ने एजुकेशन को 4 मॉडर्निटीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, नेशनल डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कामयाबी के लिए एक लाजिमी शर्त के तौर पर देखा। उनका मानना था कि एजुकेशन ही वो जरिया है जिससे चीन ग्लोबल स्टेज पर मुकाबला करने के काबिल हो सकता है। उनके एजुकेशनल विजन के की एस्पेक्ट्स ये थे। नंबर 1, एम्फेसिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर। डेंग शाओपिंग ने साइंस और टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज्ड किया और इस बात पर जोर दिया कि एजुकेशन को उन फील्ड्स में स्किल्ड इंडिविजुअल्स पैदा करने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग प्रोवाइड की। नंबर 2, सेपरेटिंग एजुकेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स, एजुकेशन को पॉलिटिक्स से अलग करना। कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान एजुकेशन को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया था, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बुरी तरह अफेक्ट हुआ। डेंग शाओपिंग ने एजुकेशन को पॉलिटिक्स से अलग करने और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एकेडमिक फ्रीडम प्रोवाइड करने की कोशिश की। नंबर 3, एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। डेंग ने क्वालिटी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को उजागर किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल्स से भरना चाहिए। उन्होंने एग्जामिनेशंस और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं। नंबर 4, प्रमोटिंग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। डेंग ने चीन को दुनिया के लिए खोलने की पॉलिसी के लिए इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सचेंजेस को प्रमोट किया। उन्होंने चाइनीज स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए फॉरेन भेजा और फॉरेन एक्सपर्ट्स को चीन में टीचिंग के लिए इनवाइट किया। डेंग की एजुकेशनल रिफॉर्म्स के चीन पर गहरे इम्पैक्ट पड़े। उन रिफॉर्म्स की वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में स्किल्ड पीपल्स के नंबर में इजाफा हुआ। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हुआ। चाइनीज स्टूडेंट्स को ग्लोबली मुकाबला करने की अपॉर्चुनिटीज मिली। चीन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एजुकेशन ने मेजर रोल प्ले किया। इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स ने चीन को एक मॉडर्न एंड डेवलप्ड कंट्री बनाने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। ये एजुकेशनल पॉलिसीज आज भी चीन के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। इस सब की बदौलत चीन आज दुनिया के हर सेक्टर में नंबर 1 पर है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट में चीन आज नंबर 1 पर है। चाइनीज गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि 2030 में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बादशाह होंगे, जिसकी एक झलक हमने 2025 के आगाज में ही देखी डीप सीक की शक्ल में, जिसने अमेरिका के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका की कंपनी एनवीडिया को $बिलियन का नुकसान हुआ। चीन कुछ ही सालों में सुपर पावर बनने जा रहा है, जो कि अमेरिका को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है।